सबसे पहले सवाल के साथ रामदास जी आपका स्वागत करती हूं, और क्योंकि हम बार बार चर्चा करते हैं आपके द्वारा किए जा रहे सामाजिक कार्यों को लेकर और इसके साथ ही धर्म को, सनातन को जिस तरीके से आप आगे बढ़ाते हैं, मेरा पहला सवाल उसी से जुड़ा हुआ है कि सनातन धर्म को लेकर आप हमेशा से बहुत सक्रिय रहते हैं और उसमें आपकी अहम भूमिका भी रहती है। राम मंदिर रायपुर के आप उपाध्यक्ष भी हैं, तो क्या कार्य और किस तरीके से उसको आगे बढ़ाते हुए आप इसमें अपनी भूमिका को निभा रहे हैं? पूर्णिमा जी, सर्वप्रथम तो मैं भारत 24 को धन्यवाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। बताना चाहूंगा, अभी 2 वर्ष पहले ही भारत 24 प्रारंभ हुआ है, लॉन्च हुआ है। उस समय मुझे भी आने का अवसर मिला था जैसी सर मनोज जगासी जी के साथ। और बताना चाहूंगा, पूरे भारत में ऐसा स्टूडियो नहीं है जो भारत 24 का आज दिल्ली में है, और बहुत कम समय में पिछले 20-20 सालों के चैनल को उन्होंने टक्कर दी है, प्रतिस्पर्धा दी है अपने कार्यों से। और मनोज जगासी जी तो गेम चेंजर का इनका जो कार्यक्रम है 1 साल पहले ही प्रारंभ हुआ है। पूरे देश की हस्तियों को बुलाते हैं, उनसे चर्चाएं करते हैं, उन्हें आपके चैनल के माध्यम से जनता को दिखाते हैं। निश्चित रूप से मनोबल देश का बढ़ता है उनके इन कार्यों से और लोगों को बड़ा सुकून मिलता है। शुक्रिया। सनातन धर्म को लेकर मेरा स्पेसिफिकली आपसे सवाल था रामदास जी। सनातन धर्म एक छोटा सा शब्द नहीं है, इसकी व्यापक अर्थ है। सनातन धर्म सिर्फ भारतवर्ष तक ही सीमित नहीं है, इसका संबंध पूरी सृष्टि से है, पूरे विश्व से है, पूरे धरातल से, पूरे पृथ्वी से है। हम तो पूरी इस पृथ्वी में भारत का देश एक छोटा सा हिस्सा है पूरे पृथ्वी में। मैं कहना चाहूंगा कि पिछले कई वर्षों में इस धर्म को, चाहे हम सनातन धर्म कहें, हिंदू धर्म कहें, कहीं न कहीं आघात पहुंचाया गया है। और पिछले 10 सालों में जरूर इसकी सुरक्षा के उपाय हुए हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और मैं चाहूंगा कि भारतीय परंपरा जो है, भारतीय संस्कृति जो है, ये जो सनातनी हमारी सोच है और हमारी धरोहर है, इसको जीवित रखने के लिए पूरे भारत देश को हमें बड़े परिप्रेक्ष्य में देखना होगा और इसको सुरक्षित करना होगा। और जो इसको तोड़ने के लिए जितनी ताकतें अभी विश्व में लगी हुई है, उनसे हमें बचना होगा। जी जी मिटी। थोड़ा सा माइक क्लोज करेंगे जी। हर इंसान के लिए धर्म का अलग मतलब होता है, आपके लिए क्या अर्थ है? आपको बताना चाहूंगा, सनातन धर्म तो आदि काल से है, इसका पता ही नहीं कि प्रारंभ कब हुआ था। बाकी धर्मों को देखेंगे तो सबका इतिहास है, कोई 2000 वर्ष पुराना है, कोई 15 वर्ष पुराना है, कोई 5000 वर्ष पुराना है। किसी कालखंड में किसी कारण से कुछ मतभेद के चलते या कुछ नाराजगी के चलते इनका जन्म हुआ रहा होगा, लेकिन इनकी अपनी छोटी उम्र है और इनकी जो सोच है बहुत व्यापक नहीं है। इनके पास ऐसा कोई बताने के लिए धर्म के प्रति ऐसा कुछ मानव जाति के लिए, प्रकृति के लिए, सभी प्राणियों के लिए ऐसा कोई इनके पास बताने के लिए कोई सब्जेक्ट नहीं है जिसको आप समझ सके कि हाँ, इनका जो धर्म है वो बहुत ही व्यापक मतलब लोगों को जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन सम्मान सबका होना चाहिए, कोई भी धर्म हो। हिंदू धर्म ये नहीं कहता कि सिर्फ हमको मानो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, ईसाई धर्म हो, अन्य धर्म हो, जैन धर्म हो, बौद्ध धर्म, बहुत से धर्म किसी कालखंड में पल्लवित हुए, पुष्पित हुए, सभी के सम्मान है। लेकिन मैंने अध्ययन किया और देखा है, भारतीय परंपरा, हिंदू धर्म, सनातन धर्म के सामने ये सब बेमानी है। अगर मैं सकारात्मक राजनीति की बात करूं तो कहा जाता है कि सकारात्मक राजनीति देश की दिशा और दशा को पूरी तरीके से बदल सकती है। आज के राजनेताओं के लिए कोई संदेश रामदास अग्रवाल जी की तरफ से? नहीं, राजनीति तो बहुत बड़ा अहम हिस्सा है। जब देश का बंटवारा हुआ तो राजनीतिक कारणों से भी हुआ, बलिदान तो सबने दिए, लेकिन जब देश का बंटवारा हुआ, आजादी का श्रेय तो सबने लिया, लेकिन बंटवारा का श्रेय किसने लिया? आज तो कोई नहीं कहता कि मेरी वजह से बंटवारा हुआ, आजादी मेरी वजह से हुई, ये हर कोई कहता है। ये बहुत ही दुखद चीज है। और अभी आप देखेंगे देश में अनेक राजनीतिक दल हैं, किसी के पास कोई एजेंडा नहीं है। कोई दलित की बात करेगा, कोई ओबीसी की बात करेगा, कोई पिछड़ा की बात करेगा, डेवलपमेंट की, विकास की, भारत की सुरक्षा की कोई बात नहीं करता है। सारी राजनीतिक दल प्राइवेट लिमिटेड हैं, उनके अपने ओहदे में बैठे हैं, वो मालिक हैं। अरविंद केजरीवाल वही मालिक हैं, मुलायम सिंह यादव के बेटे मुलायम सिंह वो मालिक हैं, लालू यादव के वो मालिक हैं। कोई भी दल है, कांग्रेस है, राहुल गांधी जी मालिक है, छोड़ते ही नहीं है। उनको ज्ञान हो ना हो, लेकिन उनका सम्मान पार्टी के, कांग्रेस के लोग करते हैं। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल है पूरे देश में जिसके यहाँ कोई परिवारवाद, कोई व्यक्तिवाद। आज मोदी जी की बात करते हैं, मोदी जी को खुद को पता नहीं होता कब तक रहेंगे।
हमको दिखता है मोदी जी प्रधानमंत्री है, बहुत बलशाली है, बहुत। आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी को भी नहीं पता कि वो कब तक रहेंगे। यह भारतीय जनता पार्टी है, इसका कोई सानी नहीं, पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, इसका कोई मुकाबला नहीं। सारे राजनीतिक दल के पास कोई एजेंडा नहीं है देश को धकेलने के सिवा। ये दे देंगे, वो दे देंगे, खटाखट दे देंगे। उनका तो खाता नहीं खुलवा पाए देश की जनता का, कैसे देते हो? आज मोदी जी ने खाता खुलवा दिया, खटाखट कर देंगे। उनको पता ही नहीं है। और वो पहली बात तो स्वचालित है ही नहीं, वो तो विदेशी ताकतों से ही रिमोट हो रहे हैं। ऐसी बहुत सी बातें कहने को संदेश ये है कि भारत देश को यदि बचाना है, हिंदू धर्म को बचाना है, अन्य धर्मों को भी बचाना है। जब हम हिंदू धर्म को बचाने की बात करते हैं तो अन्य धर्म सोचते हैं कि हमारे विरोध हो रहा है। बिल्कुल नहीं हो रहा है। अन्य धर्म के भाइयों से मैं कहना चाहूंगा, आप ये मानिए कि भारत देश हिंदुओं का देश है, जिसमें आप भी रहते हैं और आपका पूरा सम्मान है। आपके अपने देश में आपका सम्मान नहीं है जितना सम्मान अन्य धर्मों के लोगों का भारत में है। भारत ने सबको अपनाया है और आगे भी अपनाएगा। हम डरते भी नहीं है, हम कहीं जाने के लिए नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जो अनाधिक तरीके से, घुसपैठ तरीके से आए हैं, हम उनका विरोध करते हैं जी। इस बात को समझ लीजिए। भारत देश की धरती देवभूमि धरती है। इसको यदि हम ठीक से समझ पाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि जीवन कैसा होना चाहिए और लोगों का जो सुरक्षित जीवन है वो हिंदू धर्म से ही। जी। आपने डेवलपमेंट की बात की है सर, तो बढ़ते उद्योग ही देश की इकोनॉमी का आधार होते हैं। ऐसे में उद्योगपतियों को अपना बिजनेस शुरू करने के टाइम में किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? ये तो बहुत ही आपका सवाल जो है ना बहुत गहरा है। जब देश आजाद हुआ तो तत्कालीन पार्टियों ने भारत के व्यापारियों को बहुत ही गलत तरीके से पेश किया। उनको भ्रष्टाचारी बताया, चोर बताया, पता नहीं क्या क्या संज्ञाएं दी। जबकि आपको बताना चाहूंगा इसकी व्याख्या ठीक से कभी हुई नहीं। मेरा ऐसा मानना है, मजदूर मजदूरी करता है, किसान किसानी करता है, अधिकारी नीति बनाते हैं और जनता के सेवक जनता की आवाज को उठाते हैं और व्यापारी व्यापार करता है। तो जो धन का साइकिल है, धन का, वो व्यापार में होता है। मजदूर को मजदूरी मिलेगी ना, किसान को उसका फसल का मूल्य मिलेगा, अधिकारी को उसका वेतन मिलेगा और जनसेवक को तो सेवा करनी है। तो ये जो भ्रष्टाचार के बारे में, व्यापारियों के बारे में उनका जो अपमान होता है, मुझे बहुत दुख होता है। मैं भी व्यापारी वर्ग से हूं। इस देश में यदि कोई व्यापारी व्यापार करना चाहे, वो अपनी बात शासन को रखे, अधिकारियों को रखे, उसको इतने चक्कर लगाने पड़ते हैं जितना उसको काम करने में मेहनत नहीं है, उससे ज्यादा तो काम को प्रारंभ करने में उसकी मेहनत है कि मैं काम को कैसे प्रारंभ करूं। इतने लिटिगेशन है। भारत देश का व्यक्ति मुश्किल से 3 घंटे काम करता है, 6 घंटे तो लिटिगेशन में रहता है। आज उसकी नोटिस है, आज यह नियम नहीं है, आज ये परेशानी है। मात्र 3 घंटे का। आप भी अपने जीवन में कभी कल्पना कीजिएगा 3-4 घंटे ही काम करते हैं, बाकी लिटिगेशन कोई ठीक करते रहते हैं। तो मैं ऐसा कहना चाहता हूं कि भारत के व्यापारियों का व्यापारी का सम्मान करना चाहिए। यदि आपको रोजगार देना है, भारत को इकोनॉमिक आगे बढ़ाना है, तो आपको व्यापारियों का सम्मान करना पड़ेगा। ब्यूरोक्रेट से और नेताओं से मेरा निवेदन है, आप इस देश के मजदूर, किसान, व्यापारी का सम्मान कीजिए, उनको आगे बढ़ाइए। मजदूर, किसान, व्यापारी क्या कर लेगा? मजदूर उसके साथ नहीं होंगे तो, किसान नहीं होंगे तो क्या खा लेगा? वो अन्नदाता कहलाते हैं। मजदूर, किसान, व्यापारी, इन्हें बचाओ नेताओं, अधिकारी से। उनको कहिए कि वो इनका सम्मान करें। भारत जब ही विकसित राष्ट्र होगा जिस दिन भारत का मजदूर, किसान, व्यापारी उन्नत होगा, उसका समर्थन होगा, उसका साथ होगा। ये मेरा पूरी देश की जनता से निवेदन है। मोदी जी से भी इस मंच के माध्यम से मेरा निवेदन है, आपके पास भी सीमित वर्ष रह गए हैं कार्य करने के लिए, तो आप जरूर अब दुनिया की झंझट से आप बाहर आकर, कौन पार्टी क्या कह रही है, कौन क्या कर रहा है, आप अपना एजेंडा को लीजिए। दुनिया का जवाब मत दीजिए। अब आपने बहुत जवाब दे दिया है। अब आप 5-6 साल जो बचे हैं उससे आप काम कर लीजिए। आपने क्योंकि उद्योगपतियों की बात की और उद्योगपतियों के समर्थन की बात की, तो आप तो खुद एक सफल उद्योगपति हैं रामदास जी। हालांकि आपने इसका पारदर्शी तौर पर एक जवाब दे दिया है पार्शली, लेकिन और क्या आप चाहते हैं कि सरकार व्यापारियों के हित में कदम उठाए? कोई सुझाव आपकी तरफ से है या आपको लगता है कि व्यापारियों की सुनी जाती है, कहीं कहीं पर सुधार की जरूरत है? मेरा ऐसा मानना है, व्यापारियों के सुझाव शासन को लेना चाहिए और जो व्यापारी जो आप सुझाव दे, पूरे इस भारत के परिप्रेक्ष्य देखें, जो जो प्रदेश है, जहाँ जो जलवायु है, जहाँ जहाँ का जो फसलें हैं, जो वहाँ की भाषा बोली है,
उसके आधार पर तय करने चाहिए और पूरे व्यापारियों को मतलब यह जो अनैतिक, एक बात और जोड़ना चाहूंगा, यह जो अनैतिक दोहन हो रहा है, क्योंकि व्यापार के पास बहुत अच्छा एजेंडा नहीं है। आप देखेंगे उद्योग खोलने हैं, एक पश्चिम में हो जाएगा, उत्तर में, एक दक्षिण में, सब जगह पॉल्यूशन फैल रहा है। आप एक जगह चिन्हित कीजिए, एक इलाका चिन्हित कीजिए कि इधर फैक्ट्रियां होंगी, इधर इसका काम होगा, इसका इधर ऐसा काम होगा, तब वो व्यवस्थित होगा। आपको पता ही नहीं है कि कहां पर क्या करना चाहिए, क्योंकि सारी जनता को थोप देते हैं। अभी मैं रायपुर की बात करूं, वहां पिछली सरकार ने एमओयू किए उद्योगपतियों से बहुत सारे, लेकिन यह नहीं बताएगा आपको उद्योग कहां लगाना है। छत्तीसगढ़ में 33 जिले हैं, उद्योगपति जहां का आवेदन लगा देगा वहीं सैंक्शन हो जाता है। उससे क्या अव्यवस्था फैलेगी, आपका लॉजिस्टिक नहीं है। व्यापारी तो व्यापार कर लेगा, लेकिन उससे अव्यवस्था फैलेगी। आपको पूरी व्यवस्था, रेल, आपको ट्रैक की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, आवाजाही की व्यवस्था, सड़कों की व्यवस्था, आपको कार्य प्रारंभ से पहले मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए, फिर वहां पर उद्योग लगाना चाहिए। हमको बाहर निर्यात करने के लिए कोई ज्यादा सामान नहीं बनाना चाहिए। चीन में बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हुआ, विश्व में मंदी का दौर आया, वहां के लोग परेशान हैं। माल यदि उतना नहीं, जितनी बड़ी फैक्ट्री उन्होंने खोली है उतना उत्पादन नहीं करेंगे, उनकी फैक्ट्री वायबल नहीं होगी। हमें अपनी कैप्टिव कंजम्पशन को लेकर ही उद्योग लगाने चाहिए, निर्यात की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप कभी भी मंदी की दौर चपेट में नहीं आएंगे। जब आपको जितनी भूख लगी है उतना ही खाना बनाएंगे तो डर काहेगा। दूसरों पे निर्भर क्यों रहे कि हम वहां निर्यात कर देंगे, वहां भेज देंगे। उसने आपका माल लिया तो लिया, नहीं लिया तो नहीं लिया, या उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई। लंका डूब गया, पाकिस्तान डूब गया, म्यांमार डूब गया, सारे डूब रहे हैं। जहां जहां चाइना के पैर पड़ेंगे कोई बचेगा भी नहीं। जी जी जी। सर, राष्ट्र सर्वप्रथम के सिद्धांत को आप बहुत महत्व देते हैं, जो कि आज की युवा पीढ़ी में थोड़ा कम देखने को मिलता है। क्या कहना चाहेंगे युवाओं को? नहीं, युवा पीढ़ी तो संभाल लिया है जी। अभी भारत देश में युवा पीढ़ी आगे बढ़ रही है, उसी का कारण है कि भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ी है। नहीं तो पहले क्या बोलते थे, हम तो 3 दशक से कांग्रेस को वोट देते हैं, क्या करें, अब क्यों बदलें, ऐसी सोच थी। जब से मीडिया हाउस आया है देश में, डिजिटल हुआ है, लोगों को जानकारी हुई है कि पहले क्या हुआ है, सारे युवा जागृत हो गए। इस युवाओं को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से। निश्चित रूप से जब राष्ट्रीयता की बात होती है, वायु सुरक्षा के साथ आंतरिक सुरक्षा भी जरूरी है। आप देश के संसाधनों का सदुपयोग करें, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहे हैं। आप सोचते हैं कि आप बड़े आदमी हो जाएंगे और आपके इर्द लोग बड़े नहीं होंगे, तो क्या फायदा। आप खुशहाल रहेंगे, आपका पड़ोसी खुशहाल नहीं रहेगा, तो क्या फायदा। आपका समाज उन्नत हो, पड़ोसी उन्नत हो, आप स्वयं उन्नत रहे, आपका देश उन्नत रहे। हम तो जब वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं तो भारत देश ही मजबूत हो जाए, हम ऐसा नहीं बोलते हैं, पड़ोसी राज्य भी मजबूत हो। समझ में नहीं आता उनको तो लगता है गरीबी भली छाई रहे, जनसंख्या बढ़ा लें और राज करें। जी, नियत समझिए बात, उनको पता ही नहीं है। क्योंकि उसका कारण गलती उनकी नहीं है, उनकी धर्म ने उनको सिखाया नहीं है। हम बार बार इसलिए कहते हैं वो सनातन धर्म में ही है। आप भी खुश रहिए, दूसरे को खुश रखिए। दूसरे खुश रहेंगे तभी आप खुश रह सकते हैं। आप दूसरे को क्या खुश रखेंगे, दूसरे खुश रहेंगे तभी आप खुश रह सकते हैं। आप अकेले प्लेन में बैठ जाइए, कोई यात्री ना रहे आपके साथ, जाके दिखा दीजिए। ट्रेन की बोगी में आप अकेले बैठ जाइए, 4 घंटे सफर करके जल्दी से रामदास जी 2 अंतिम के सवाल आपसे लेना चाहूंगी, क्योंकि जी, समय भी बहुत सीमित लेकिन रहा अगली है। बार पीड़िमा जी मुझे ज्यादा समय देना। बिल्कुल, भले आप गेस्ट कम बुला लेना। नहीं, आपकी मौजूदगी भी जरूरी, बाकी मेहमानों की मौजूदगी भी बहुत जरूरी है, और इसीलिए कॉन्क्लेव सफल रहते हैं, जैसा कि आपने पहले कहा है। लेकिन क्योंकि आपने थोड़ी देर पहले पोल्यूशन की बात की, आप उद्योगपति होने के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण पर लगातार काम कर रहे हैं, उसके बारे में अगर ब्रीफ में कुछ बता पाए तो। इसके बारे में तो मैं कहूंगा ही। मैं तो रामदास द्रौपदी फाउंडेशन का चेयरमैन हूँ जी। पिताजी का नाम रामदास जी, माता का नाम द्रौपदी देवी। मैंने उनके सामने उनके रहते ही फाउंडेशन का गठन किया। 2014 में उनकी 85वीं वर्षगांठ के अवसर पर उन्हीं के सामने मैंने देखा कि यदि जीवन को चलाना है तो पर्यावरण को सहेजना होगा। अब पर्यावरण की पहलू बहुत है, जिसमें सबसे प्रमुख है पौधरोपण। और मैं पौधरोपण भी नहीं कहता, वृक्षारोपण। पौधे तो लगा देते हैं 1 फुट के 2 फुट के, वो सस्टेन होते ही नहीं है। फोटो भी बहुत खिंचवा लेते हैं, खिंचाना भी चाहिए, उसका कोई विरोध नहीं है। लेकिन आप अपने नर्सरी में, बाड़ी में, क्षेत्र में, गांव में, खलियान में आप पौधों को बड़ा कीजिए 6 से 8 फुट से 10 से 12 फुट, अपनी ऊंचाई से भी बढ़े। उसके बाद वर्षा काल में अपने इर्द गिर्द उसको रोपित कीजिए। पौधारोपण करना भ्रूण हत्या के बराबर है। लेकिन पहले चूंकि इस बारे में कोई सोचता नहीं था, जंगल कट रहे थे, ध्यान नहीं आया, बाद में ध्यान आया।
आज मोदी जी ने एक पेड़ मां के नाम कहा। हम तो विगत दशकों से इस काम को कर रहे हैं। मैं पूरे भारत देश की जनता से आह्वान करना चाहूंगा, सरकारी कार्यक्रम तो चलते रहेंगे, मोदी जी आह्वान करते रहेंगे, अच्छी बात है। आप इंडिविजुअल कैपेसिटी पे इसे आंदोलन बनाइए और इसकी चिंता कीजिए। इस धरती पे सिर्फ आप ही का जीवन नहीं है, और भी बहुत से प्राणी रहते हैं, उनका भी जीवन है। आप अपने ही पेट नहीं भर पा रहे हैं, मुफ्त में राशन योजना, मतारी वंदन योजना, तो और प्राणियों का आपकी क्या विसात है कि आप उनका पेट भर देंगे। पेड़ ही एक ऐसा माध्यम है, पेड़ लगाइए, पानी भी सुरक्षित होगा, वातावरण सुरक्षित होगा। दिल्ली की हवा भी जहर, अभी मनोज तिवारी जी बोल के जा रहे थे, जहर घुल गया है। ये सारा वातावरण आपके पर्यावरण से होगा, पेड़ों से होगा। और एक बात जोड़ना चाहूंगा, हम अपने दैनिक जीवन में जो चीज उपयोग करते हैं, वेस्ट करते हैं, उसका तत्काल रियल टाइम पे मैनेजमेंट, रिसाइकलिंग हो। बड़े बड़े पहाड़ दिल्ली में पिछले 50 सालों से बन चुके, पिछली सरकारों ने ध्यान नहीं दिया। पहाड़ के बगल में एक कचरे का पहाड़ और खड़ा कर दिया, ऊपर मिट्टी डाल के उसको ढक दिया, और उसको अब रिसाइकलिंग भी कर रहे हैं, करोड़ों पे खर्च भी कर रहे हैं। पूरे देश में हम प्रतिदिन जितना कचरा इकट्ठा करते हैं, तत्काल रियल टाइम पे उसका मैनेजमेंट हो, उसको रिसाइकलिंग करें। भारत देश एक विकासशील देश है, और इसलिए यहाँ पर हमें अंतिम स्थिति तक हर चीज का सदुपयोग करना चाहिए, तभी हम सुरक्षित होंगे, हम आर्थिक दृष्टिकोण से मजबूत होंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि आंतरिक सुरक्षा सिर्फ हिंदू मुस्लिम से, धर्म से नहीं चलेगी। सभी राजनीतिक दल धर्म की बात करते हैं, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी विकास की बात करती, कार्य की बात करती है। मैं कहूंगा कि आप अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। और एक योजना और बताना चाहूंगा मोदी जी को, इस मंच के माध्यम से केंद्र सरकार को, अगर वो ग्रामीण महिलाओं को प्रत्येक परिवार 1000 पेड़ का मूल्य दे दे, 50 रुपए, 50,000 रुपए उसको मिलेंगे सालाना, उसका परिवार पल जाएगा। कोई आपको मुफ्त में पैसे देने की जरूरत नहीं है। और जब वो 6 फुट का पेड़ रोपित करेंगे वर्षा काल में, आपको ट्री गार्ड की जरूरत नहीं है, कोई खर्च की जरूरत नहीं है। जैसे आपका 1 साल का बच्चा हो, 6 साल का बच्चा हो, जो फर्क है उसमें भी फर्क है। अपने आप वर्षा काल में वो बड़ा हो जाएगा। कोई बकरी खा ले, गाय खा ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सपोर्ट थोड़ा सा और दे दीजिए, खर्चीला भी नहीं है। मैं दोबारा आह्वान करना चाहूंगा, आप महिलाओं को ग्रामीण क्षेत्र में, उनकी बाड़ी में पानी भी होता है, गोबर भी होता है, खाद भी होता है, उनके पास समय भी होता है। ग्रामीण जीवन से शहरी जीवन में आने के लिए पलायन भी रुकेगा। शहरी जीवन बहुत कष्ट में है, आपको बहुत काम करना पड़ता है, तब आप जी पा रहे हैं। गांव में रहिए, कुछ काम नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वहां उतनी आवश्यकताएं नहीं है। शहर में जीने के लिए तकलीफ है, हर चीज पैसे से मिलती है, टैक्सी के पैसे, लाइट के पैसे, मोबाइल के पैसे, रहने का पैसा। झोपड़ी में भी एसी लगा है, मजबूरी है, वो सो नहीं पाएगा। रहता है 50,000 की झोपड़ी में 50,000 का एसी लगा हुआ है। तो ये है शहरी जीवन। तो गांव को यदि सुरक्षित करना है, वृक्षारोपण को आगे बढ़ाइए। आप निश्चित रूप से एक पेड़ 50 रुपए का, उसकी कीमत क्या सोचते हैं? जब बड़ा हो जाएगा तो 5 लाख। इकोनॉमी में आप कहाँ पहुंचेंगे, समझ ही नहीं पाएंगे। मेरे इस आह्वान को, बहुत छोटी सी बात है, बहुत बड़ी बात है, वृक्षारोपण को आंदोलन बनाइए और पूरे भारत को जंगल बनाइए। जी जिमी जी। जी मेरा जो अगला सवाल है वो एक हद तक तो आपने आंसर ऑलरेडी कर ही दिया है, उसका उत्तर दे दिया है। पर्यावरण संरक्षण में आप एक गेम चेंजर की भूमिका निभा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि भारत में और जागरूकता लाने की जरूरत है? भारत में तो हमेशा जागरूकता लाने की जरूरत है। जितना अच्छा नींद भारत के लोग लेते हैं, पूरे विश्व में ऐसा कहीं नहीं होता है। यहाँ तो सोने वाले लोग ज्यादा हैं। यहाँ तो हमेशा अवेयरनेस की जरूरत है, हर सेक्टर में, चाहे वो राजनीति हो, सामाजिक हो, व्यापारिक हो, जहां भी जाए आपको बार बार बताना पड़ता है, तब भारत का आदमी काम करता है। अगर आप कुछ और भी मांग लेते रामदास जी तो शायद वो पूरा हो जाता। मुझे कहा गया है कि मैं आपको और समय दे सकती हूँ और हम और ज्यादा बातचीत कर सकते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, क्योंकि आपने पॉलिटिक्स की बात भी करी, आपने सामाजिक जीवन की बात करी, आपने पर्यावरण संरक्षण से लेके जो सामाजिक कार्य आप करते हैं उसकी भी आपने बात की। आपका सबसे पसंदीदा क्या है इसमें से? सबसे ज्यादा इंटरेस्ट आपको इन सब कामों में से किस में आता है? क्रमवार यदि बात करें तो सबसे पसंदीदा कार्य सबका भी होना चाहिए, वो है सामाजिक कार्य, जिसको हम कर्म कहते हैं। धर्म से कर्म बढ़ा कहते हैं, वो क्या है? सामाजिक कार्य, यही तो कर्म है। फिर धर्म की बात करें, धर्म की बात इसलिए करनी चाहिए कि यदि धर्म रहेगा तो आप कर्म करेंगे, एक दूसरे के ही पूरक है। और फिर यदि आप राजनीति की बात करें, चूंकि
अब पावर का समय आ गया है। आज यदि मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होते तो आज हमारी स्थिति नहीं होती। मतलब आज वो प्रधानमंत्री नहीं है तभी कुछ कर पा रहे हैं। अभी 240 सीट आई, इतने में देखो सारे मतलब हार कर भी खुश होने वाले लोग तो पहली बार देखे कि चलो हमने ऐसा कर लिया। अभी तिवारी जी ने कहा कि हम क्लियर मेजॉरिटी में आए हैं, तो कई लोग को पछता नहीं है। आप कहाँ क्लियर मेजॉरिटी में आए हो? आपकी 240 सीट आई है, उनको पता ही नहीं है। चुनाव एनडीए ने लड़ा है, भाजपा ने नहीं लड़ा है। और भाजपा और एनडीए क्लियर मेजॉरिटी में है, लेकिन उनकी नजर भाजपा की 240 सीट है, 272 नहीं है। ऐसी तो सोच है। राजनीतिक दृष्टिकोण से मोदी जी की, इस देश की जनता की ये बहुत ही बड़ी जरूरत है, क्योंकि यदि आप पावर में रहेंगे तभी आप चीजों को ठीक कर पाएंगे। ये इस देश की जरूरत है। इसलिए सामाजिक कार्य, धार्मिक कार्य, फिर राजनीतिक कार्य। लेकिन राजनीति में आपका इंटरेस्ट बहुत पुराना और सक्रिय तौर पर भी आप रहे हैं। आपके व्यू पॉइंट्स भी उसको लेकर काफी ज्यादा हैं। मैंने बताया ना, मैंने समझा, मैं राजनीति में इसलिए इंटरेस्ट लिया कि शायद मुझे भी पावर मिलेगा तो मैं भी मोदी जी जैसा गिलहरी प्रयास कर सकूं देश के लिए, मैं भी कोई अच्छा कार्य कर सकूं। इसलिए मैं राजनीति में आना चाहता था। पार्टी ने अभी मौका नहीं दिया है और न देगी तो भी कोई चिंता नहीं है। उनकी विचारधारा के साथ चलें, यही बहुत है। आप यदि कुछ नहीं कर सकते, साथ तो दे सकते हैं, साथ दीजिए। आप जीवन के ये अंग है, जो कार्य आप कर सकते हैं दैनिक जीवन में कीजिए, नहीं तो जो लोग कर रहे हैं उनका साथ दीजिए। जैसे भारत 24 है, अब इसको कैसे बोलेंगे आप? उसको ऐसे बोलूंगा, भारत 24 जब से स्टार्ट हुआ है, आप देखेंगे ये चिंता करते हैं, सबको बुलाते हैं। पिछले 2 साल में जितने राजनीतिज्ञों को और भी नामचीन लोगों को इन्होंने बुलाया मंच में, किसी भी चैनल ने नहीं बुलाया। आप काउंट कर लीजिए, आज भी 10-12-15 लोग आने वाले हैं। आप भी बैठे हैं। भारत 24 में यह अवसर आज मुझे भी अवसर मिला है। मैं अपनी बात को कह पा रहा हूँ। एक डिजिटल मीडिया एक ऐसा माध्यम है जिस पर आप एक ही सेकंड में पूरी दुनिया में अपनी बात कर सकते हैं। तो भारत 24 को बहुत बहुत धन्यवाद है कि उनकी ये वर्किंग भी है जैसी सर की, कि जितने भी लोग सबको अवसर देते हैं, आप अपनी बात रखिए, किसी भी राजनीतिक दल के हो। अब और राष्ट्रवादी विचारधारा के हैं तो निश्चित रूप से झुकाव जहां रहेगा वो तो रहेगा, लेकिन फिर भी निष्पक्ष रूप से कार्य करते हैं, तभी लोग मानते हैं। अभी थोड़ी देर पहले आपने युवाओं को आह्वान किया कि पर्यावरण संरक्षण में आइए, वृक्षारोपण करिए। पिछले कुछ समय में हमने देखा कि राज्य सरकारों की तरफ से भी कुछ ऐसी पहल की गई है। उत्तर प्रदेश हो या बाकी राज्य हो, वो भी चाह रहे हैं कि वृक्षारोपण किया जाए और पर्यावरण का एक संतुलन हो। और खुद प्रधानमंत्री भी ग्लोबल मंच से पर्यावरण संरक्षण और क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं। तो एक आवाज है, एक संदेश है जो पहुंच तो रहा है और उस पर काम भी हो रहा है। निश्चित रूप से पहुंच रहा है। मैं आपको फिर बताना चाहूंगा, 10 साल पीछे जाएं तो उतनी ज्यादा संजीदगी नहीं थी वृक्षारोपण को लेकर। पता सबको होता था। स्वच्छता को महात्मा गांधी ने भी कहा था। हुआ क्या स्वच्छता? जैसे प्रधानमंत्री मोदी बने 2014 में, सबसे पहले झाड़ू उठाया, स्वच्छता की बात की, लोग हंसने लगे। अरे भैया, स्वच्छता होगी तो आप बीमार कम पड़ेंगे, आपको एम्प्लॉयमेंट होगा। पहले तो लोग, आज इतना सुंदर आप वातावरण देख रहे हो, पहले होता ही नहीं था। आप अपने घर साफ रखते थे, घर के दरवाजे के बाहर ही सफाई हो चाहे न हो, रेलवे प्लेटफॉर्म हो, मंदिर हो, कॉमन सेंटर जहां भी हो, स्वच्छता की बात मोदी जी ने की। मेरा क्या कहना है, कहने को तो लोग कहते रहे, लेकिन अब काम हो रहा है। पर्यावरण की जो आप बात कर, मैंने आपको जो बताया कि यदि आपको वृक्षारोपण करना है, अब योगी जी ने भी कहा था यूपी में 5-6 साल पहले, हम 22 करोड़ पेड़ लगाएंगे, 22 करोड़ जनता के पीछे। सोच है, ठीक है, लेकिन संभव नहीं है। जब धरातल में आएंगे तो फॉरेस्ट विभाग है, उसका बहुत बड़ा खर्च भी है, देश में चल भी रहा है। वो छोटे छोटे बीज डाल के 1-1.5 फुट के पौधे बड़े करते हैं, उसको बांट देते हैं सब जगह। 50,000 पौधे वितरित किए। मैं फिर वही बताना चाहता हूं, आप पौधे को नर्सरी से मत हटाइए। आप नर्सरी से पौधा निकालते समय पेड़ बनाकर ही निकालिए, कम से कम 6 फुट से बड़ा पेड़ हो जाए। आप देखेंगे पूरे देश में अच्छे परिणाम आएंगे और लोगों को रोजगार मिलेगा, भोजन मिलेगा, खाना मिलेगा। सब सारा डिपेंडेंसी वही है। और क्योंकि आपने परिणामों का जिक्र किया, तो परिणाम इस बार कांग्रेस पार्टी के भी बहुत अच्छे आए हैं। पवन खेड़ा जी इस वक्त हमारे बीच में आ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं पवन खेड़ा जी। जोरदार तालियों के साथ आपका स्वागत किया जाए। परिणाम अच्छे इसलिए आए कि जनता देख रही थी कांग्रेस को कुछ काम नहीं मिल रहा है, कम सीट देने से इनको भी काम पे लगाएं, थोड़ी सीटें बढ़ा दी है। जैसे कि आपने थोड़ी देर पहले कहा कि जितना ज्यादा मौका मिलेगा उतना ज्यादा काम करने के अवसर भी पैदा होंगे, और उसी की तैयारी कांग्रेस भी कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रामदास जी चर्चा में शामिल होने के लिए। जमी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ को होस्ट के तौर पर मौजूद रहने के लिए। एक बार जोरदार तालियों के साथ इस सत्र का समापन करते हैं और पवन खेड़ा जी का एक बार फिर से जोरदार स्वागत।
थैंक यू धन्यवाद। सो मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।